हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 2 या चैप्टर सेकेंड पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लोरिंग प्लांट की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में कई टॉपिक्स बताए थे, जैसे पुष्प के लवकाट की संरचना, पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है, मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पुष्प के मेल सेक्स ऑर्गन को हम पुंकेसर यानी एंड्रोसियम कहते हैं, पुष्प के फीमेल सेक्स ऑर्गन या मादा जनन अंग को हम गाइनोसियम या स्त्री केसर कहते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पॉलिनेशन मीन्स परागण किसे कहते हैं। परागण किसी भी पुष्प के परागकणों का उस पुष्प के मादा जनन अंग तक पहुंचने की क्रिया। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मीन्स परागकणों के प्रकार पढ़ाया था, जो दो प्रकार का होता है, स्वतः परागण सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बीज यानी सीड के बारे में बताया था। बीज का निर्माण किससे होता है बच्चों? तो बताया था मैंने कि बीजांड या ओव्यूल से होता है। फिर बताया था फल का निर्माण किससे होता है? तो पुष्प के अंडाशय जिसको हम ओवरी कहते हैं, उससे फल का निर्माण होता है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, बीज में अंतर बताया था। इसी क्लास को आज कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का परागकण का सचित्र वर्णन देखेंगे। परागकण कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परागकण कहां पे पाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को चित्र बना के दिखाया था, पुष्प के नर जनन अंग को हम परागकण कहते हैं। मुग्धर की आकृति का होता है, इसके ऊपर के फूले हुए भाग को पराग कोष या एंथर कहते हैं, पतले भाग को फिलामेंट या तंतु कहते हैं। इसी पराग कोष के अंदर बहुत सारे दाने के आकार की संरचना होती है, इसी को हम कहते हैं परागकण। परागकण जो है बच्चों, यह पुष्प का नर जनन अंग जिसको लघु बीजाणु भी कहते हैं में पाया जाने वाला एक प्रकार का शुक्राणु होता है या नर जनन पदार्थ होता है जो मादा जनन अंग तक जाता है। इसी परागकण, इस एक छोटे से गोलक आकार की संरचना का हम अध्ययन करेंगे। तो परागकण की आकृति कैसी होती है अभी दिखाता हूं आप लोगों को बनाकर मैं। परागकण गोल या अंडाकार का होता है, दोहरा आवरण होता है इसमें। ऐसे दोहरा आवरण होता है। बाहर वाला नुकीला भाग इसका बाहरी आवरण कहलाता है, और अंदर की ओर पाए जाने वाले परत को इंटाइन यानी अंतःचोल। तो परागकण में दो परत होती है। ये बाहर वाले को हम कहते हैं एक्साइन, हिंदी में बाह्यचोल। अंदर की परत को हम कहते हैं इंटाइन, अंतःचोल। अंतःचोल में बीच बीच में छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। जर्मपोर हिंदी में जनन छिद्र कहते हैं। जहां इसके बाद इसके अंदर एक बड़ा सा खाली भाग पाया जाता है, इसको वैक्यूल कहते हैं, हिंदी में रिक्तिका कहते हैं। मध्य में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे बच्चों, एक पर्टिकुलर परागकण जो होता है गोल होता है या अंडाकार का होता है, इसमें डबल लेयर होती है, दो आवरण होता है। बाहर के नुकीले परत को हम एक्साइन या बाह्यचोल कहते हैं, अंदर की परत को इंटाइन या अंतःचोल
पाया जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है खाली स्थान में कि परागकण के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो आप लिखेंगे बाह्यचोल या एक्साइन, और अंतर वाले आवरण को अंतःचोल या एंटाइन कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है आज की क्लास का भ्रूणपोष, एम्ब्रियो सैक की संरचना देखेंगे। भ्रूणपोष या एम्ब्रियो सैक की संरचना कैसी होती है और इसका काम क्या होता है, इसके बारे में अपन जानेंगे आज की क्लास में। तो मैं आप लोगों को चित्र ड्रा करके दिखा रहा हूं। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बीजांड के अंदर मध्य में पाया जाने वाला अंडाकार भाग होता है। ध्यान देंगे बच्चों, अभी बीजांड की संरचना में बताऊंगा। बीजांड कहां पे होते हैं, किसी भी पुष्प के मादा जनन अंग अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, और उस बीजांड का जो मध्य वाला भाग होता है भ्रूणपोष कहलाता है। भ्रूणपोष इस तरह से अंडाकार की संरचना का होता है, इसमें भी दोहरा आवरण होता है। बाहरी आवरण को एक्साइन, अंदर वाले आवरण को एंटाइन कहते हैं। और भ्रूणपोष में टोटल 8 केंद्रक कोशिका पाई जाती है। ऊपर की ओर 3, नीचे की ओर 3 और मध्य में 2। इस तरह से भ्रूणपोष में टोटल 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इसके विभिन्न भागों को अपन देखेंगे। तो पहला भाग है इसका अंड उपकरण या एग ऑपरेटर्स। ये अंड उपकरण या एग ऑपरेटर्स, ये जो नीचे की साइड की 3 कोशिकाएं वाला भाग होता है, इसी को हम एग ऑपरेटर्स कहते हैं। इस एग ऑपरेटर्स में एक मेन बीच वाला, इसे ट्रू एग या यही असली अंडाणु होता है। इसके बाद मध्य में 2 केंद्रक होते हैं जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो बाद में निषेचन के समय जुड़कर एक हो जाता है। और जब ये पोलर न्यूक्लियाई जुड़कर एक हो जाता है, तब केंद्रक कोशिकाओं की संख्या 8 से 1 कम हो जाती है और उनकी संख्या 7 हो जाती है। ऊपर के इन तीनों कोशिकाओं को हम कहते हैं एंटीपोडल। ये पराग नलिका के निर्माण में मदद करते हैं। और एग के साथ ही नीचे की जो 2 कोशिका बचती है, इसको सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिका कहते हैं। तो एक भ्रूणपोष जो कि बीजांड के अंदर पाया जाता है, अंडाकार होता है, दोहरा आवरण होता है। इसमें बाहर वाले को एक्साइन, अंदर वाले को एंटाइन कहते हैं। इसके अलावा इसमें 8 केंद्र की कोशिका होती है, 3 ऊपर के साइड की होती है जिसको एंटीपोडल कहते हैं, जो पराग नलिकाओं के निर्माण में मदद करती है। नीचे की 3 जो होती है उसमें मध्य वाले को एग या अंड या एग कहते हैं, और उसके साथ ही 2 सिनर्जिड सेल्स होती है, सहायक कोशिका होती है जो निषेचन में मदद करती है। इसके अलावा मध्य में 2 केंद्रक कोशिकाएं होती हैं जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो निषेचन के समय में जुड़कर एक हो जाती है, जिसके कारण इनकी संख्या 8 की जगह में 7 रह जाती है। और इसके ये मध्य वाले खाली भाग को वैक्यूम यानी रिक्तता कहते हैं। इस तरह से ये आपके भ्रूणपोष की संरचना होती है। और इसका वर्ग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ग होता है बच्चों भ्रूणपोष का। किसी भी बीजांड या फल के अंदर जो भ्रूणपोष पाया जाता है, वह भ्रूण का पोषण करने का काम करता है। बीजांड के अंदर जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो, उस भ्रूण का अंकुरण के समय पोषण करने का काम भ्रूणपोष होता है। एक और अच्छी बात बताता हूं मैं आप लोगों को, जो हम नारियल का व्हाइट वाला भाग खाते हैं
जिसका पानी हम पीते हैं और वो व्हाइट वाला भाग खाते हैं, वही बच्चों भ्रूण पोष होता है। यानी नारियल का जो हम व्हाइट वाला भाग यूज करते हैं खाने में, वो उस भ्रूण का, उस नारियल के बीज का भ्रूण पोष होता है। और जहां से नारियल अंकुरित होता है और जड़ और तना विकसित होती है, वह भाग भ्रूण कहलाता है। नेक्स्ट आज की थर्ड टॉपिक है बीजांड की संरचना। बीजांड के अंदर ही भ्रूण कोश होता है और भ्रूण। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे बीजांड मींस ओव्यूल की संरचना। बीजांड को बच्चों गुरु बीजाणु भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा मादा जनन अंग बीजांड का निर्माण होता है। और परागकण को हम लघु बीजाणु कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा नर जनन अंग परागकण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बीजांड की संरचना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बीजांड की संरचना बना के दिखाता हूँ। बीजांड कहाँ पे होता है, पहले सिंपली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मादा जननांग हमने पढ़ा था, मादा जननांग किस तरह से होता है, कोनिकल फ्लास्क या सुराही के आकार में, यूं। उसकी संरचना मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसमें बताया ये। तो यहाँ पे ये जो अंतर लगा हुआ है, यही है बीजांड। किसी किसी में एक होता है, किसी किसी में एक से अधिक होता है। तो ये जो अंडाशय के अंदर आकृति पाई जाती है, वही ओव्यूल या बीजांड कहलाती है। किसी पुष्प में सिंगल बीजांड होता है, किसी में बहुत सारे बीजांड होते हैं। जैसे पपीता में आप काट कर देखेंगे तो बहुत सारे बीजांड निकलते हैं। तो इसे एक पर्टिकुलर बीजांड की आकृति अपन देखते हैं। ये बीजांड की आकृति है, जिसके अंदर बीजांड कोष पाया जाएगा, एम्ब्रियो शेप। ये बनाया मैंने बीजांड कोश, याद होगा आप लोगों को। इसके पहले भी चित्र बना चुका हूँ, उसके बारे में पढ़ा भी चुका आप लोगों को। अंडाकार होता है, कितनी कोशिका होती है बच्चों इसमें, टोटल 8 केंद्र की कोशिका होती है। निषेचन के समय इनकी कोशिका केंद्रक वाली बढ़कर जुड़कर एक हो जाती है, जिससे कि अब संख्या फिर 7 रह जाती है। सबसे पहले इसका पहला भाग देखेंगे हम बीजांड का, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल फ्यूनिकल को हिंदी में बीजांड व्रंत या बीजांड का डंठल कहते हैं। अंडाशय में बीजांड जिस डंठल द्वारा यहाँ पे जुड़ा होता है, उस डंठल को हम बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है हिलम। हिलम या नाभिका। हिलम बीजांड डंठल व्रंत, बीजांड के जिस भाग से जुड़ा होता है उस भाग को हम हिलम कहते हैं। समझ में आ गया? पहला बीजांड व्रंत था, जहां से वो अंडाशय से जुड़ा होता है, उस डंठल को हम बीजांड व्रंत कहते हैं। और ये बीजांड व्रंत का डंठल जहां पर बीजांड से जुड़ा होता है, उस भाग को हम हिलम कहते हैं। फिर है थर्ड पॉइंट न्यूक्लियस।
इसके ये मध्य वाले भाग को हम न्यूक्लियस कहते हैं, यानी एम्ब्रियो शेप या भ्रूण कहते हैं। यहीं पे भ्रूण भाग होता है, यहीं पे भ्रूण पाया जाता है। ये बीजांड का केंद्र वाला भाग होता है और बीचों बीच स्थित होता है। इसके बाद इसमें दो प्रकार की लेयर पाई जाती है। दोहरा आवरण होता है इसमें, इंटेगुमेंट आउटर और इनर, बाहरी और भीतरी। इंटेगुमेंट मींस आवरण में भ्रूण के चारों तरफ दोहरा आवरण पाया जाता है। देख रहे हैं आप लोग, बाहर वाले को आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। जहां से ये आवरण प्रारंभ होता है, जिस भाग से आवरण शुरू होता है उस भाग को निभाग या चला जा, इंग्लिश में चला जा और हिंदी में निभाग कहते हैं, जहां से आवरण प्रारंभ होता है। बच्चों, ये आवरण पूरी तरह बीजांड को ढकता नहीं है। नीचे की ओर एक रास्ता या द्वार होता है। ये इस द्वार को माइक्रोपाइल कहते हैं, हिंदी में बीजांड द्वार कहते हैं। तो आ गया है समझ में लगभग आप लोगों को कि एक ओव्यूल या बीजांड कहाँ पे पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। जिस डंठल से जुड़ा होता है उसको हम बीजांड ग्रंथ या फ्यूनिकल कहते हैं। फिर ये ऊपर बीजांड से जहां पे जुड़ा होता है उस भाग को निभा, नाभिका या हिरम कहते हैं। इसके अलावा इसके मध्य के गोलाकार भाग को न्यूक्लियस या एम्ब्रियो सेक कहते हैं, जो बीजांड का मध्य भाग होता है, जिसके अंदर 8 केंद्रक कोशिका होती है और इसमें एक मुख्य रूप से अंडाणु होता है। इसके अलावा बीजांड के चारों तरफ दोहरा आवरण होता है। बाहर वाले को आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। यह आवरण जहां से प्रारंभ होता है उसे चला जा या निभाग कहते हैं। यह आवरण भ्रूण को पूरी तरह नहीं ढकता। नीचे की एक द्वार या रास्ता होता है, उस द्वार या रास्ते को माइक्रोपाइल कहते हैं। इस तरह से आपके बीजांड की संरचना कंप्लीट हो गई। ये बीजांड की क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। 5 नंबर की या 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि एक पुष्प के बीजांड को सचित्र समझाइए या पुष्प के गुरु बीजाणु को सचित्र समझाइए। दोनों का मतलब एक ही होता है। और लघु बीजाणु किसे कहेंगे बच्चों? परागकण को लघु बीजाणु कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद एवं मादा युग्मकोद्भिद में अंतर। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में अंतर आप लोगों को बताना है। और जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को समझाता हूं, अंतर लिखने से पहले हम टॉपिक को दोनों साइड के बीच में लाइन खींच लेंगे और उसमें अंतर लिखेंगे। तो पहला नर युग्मकोद्भिद मतलब मेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। तो पहला अंतर है, मैं हेडिंग बना देता हूं और आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे लिखना है। नर युग्मकोद्भिद एक साइड, मादा युग्मकोद्भिद इंग्लिश में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। पहला पॉइंट है कि यह लघु बीजाणु से विकसित होता है। नर यानी परागकण किससे विकसित हो रहा है बच्चों? नर युग्मकोद्भिद मतलब परागकण, ये लघु बीजाणु से विकसित होता है। मादा युग्मकोद्भिद मतलब बीजांड, तो ये किससे विकसित होगा? गुरु बीजाणु से विकसित होता है। इसे हम परागकण कहते हैं नर वाले को, और मादा को हम बीजांड कहते हैं। फिर नर का युग्मकोद्भिद का निर्माण 2 चरणों में होता है और मादा का विकास एक ही चरणों में होता है, एक स्टेप में हो जाता है। फिर नर युग्मकोद्भिद में 3 केंद्रक होते हैं और मादा में वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन विकसित होने पे वो 7 हो जाते हैं। तो पहला आप क्या बताएंगे? ये लघु बीजाणु से विकसित होता
गुरु बीजाणु से। इसको परागकण कहते हैं, इसको बीजांड कहते हैं। इसका विकास 2 चरणों में होता है, इसका विकास 1 चरण में होता है। नर युग्मोद्भिद में 3 केंद्रक होते हैं, मादा युग्मोद्भिद में टोटल 7 विकसित अवस्था में। और नर युग्मोद्भिद में निषेचन, मेल गैमेट नष्ट हो जाता है, यानी निषेचन की क्रिया हुई कि परागकण समाप्त हो जाता है। लेकिन मादा युग्मोद्भिद यानी बीजांड में जब निषेचन होता है, ठीक है, तो निषेचन के बाद ये भ्रूणकोश में बच जाता है। तो याद रखेंगे, नर युग्मोद्भिद निषेचन के बाद समाप्त हो जाता है। मादा युग्मोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम बीजांड कहते हैं, वो निषेचन के बाद भ्रूणकोश में बदल जाता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आज का भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में अंतर। भ्रूणकोश एवं भ्रूणकोश में अंतर। एक साइड आपको भ्रूणकोश लिख लेंगे, कई बार बता चुका हूं आप लोगों को अंतर लिखना। भ्रूणकोश, इनमें अंतर लिखना है। पहला अंतर भ्रूणकोश का और भ्रूणकोश, कोश और कोश में अंतर होता है। भ्रूणकोश आगुणित होता है, सिंगल होता है, और भ्रूणकोश 3 गुणित होता है, इसमें 3 केंद्रक वाला होता है। फिर है भ्रूणकोश, इसमें भोजन जमा नहीं होता, जबकि भ्रूणकोश में भोजन जमा होता है। फिर है भ्रूणकोश बीजांड में पाया जाता है और भ्रूणकोश बीज में पाया जाता है। ठीक है, पहला क्या बताया था मैं पहला आप लोगों को, ये आगुणित होता है 1 केंद्रक वाला, ये त्रिगुणित होता है 3 केंद्रक वाला। इसमें भोजन जमा नहीं होता, भ्रूणकोश में भोजन जमा होता है। तीसरा भ्रूणकोश का कि ये बीजांड में पाया जाता है और ये भ्रूणकोश बीज में पाया जाता है। फिर भ्रूणकोश में 7 केंद्रक होते हैं, 7 केंद्रक होते हैं, ठीक है, और इसमें सारे केंद्रक एक समान होते हैं। और इसका निर्माण भ्रूणकोश का निषेचन से, फर्टिलाइजेशन या निषेचन से पहले होता है, और भ्रूणकोश का निर्माण निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन भ्रूणकोश या एम्ब्रियो शैक या एम्ब्रियो चैम्बर्स में आता है। नेक्स्ट टॉपिक आज का, कई बार 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, सेब आभासी फल क्यों होता है? सेब आभासी फल क्यों होता है? तो यहां पे हमें आभासी जानना जरूरी है। आभासी, आभासी माने होता है झूठा या असत्य फल, दोनों चीज, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, जब किसी भी फल का निर्माण उसके अंडाशय से होता है। अब अंडाशय चित्र करने का बता दूंगा आपको, ये अंडाशय है, ये पुष्पासन में है, इसको हम कहते हैं पुष्पासन, ऐसे कहते हैं अंडाशय। जब फल का निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय से होता है, इससे जब किसी फल का निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय से होता है, तो ऐसे फल को सत्य फल, ट्रू फल कहते हैं। यानी अंडाशय से क्या बनता है? सत्य फल। और जब किसी फल का निर्माण निषेचन के बाद पुष्पासन से होता है, अंडाशय से नहीं, तब ऐसे फल को जिसका निर्माण पुष्पासन से हो रहा है, उसे हम कहते हैं असत्य फल, झूठा फल या आभासी फल। और ये पाया जाता है सेब में, स्ट्रॉबेरी में और अखरोट में। यानी सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट जो होता है वो पुष्पासन से विकसित होता है, अंडाशय से विकसित नहीं होता। तो जो फल अंडाशय से विकसित नहीं होता बल्कि पुष्पासन से विकसित होता है, ऐसे फल को हम आभासी फल, झूठा फल या असत्य फल
फल कहते हैं, और जो फल अंडाशय से विकसित होगा उसको हम सत्व कहते हैं। तो आज की क्लास आपके यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला, परागकण का सचित्र वर्णन करना है, फिर बताना है कि परागकण के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं और अंदर के आवरण को क्या कहते हैं। फिर भ्रूणपोष की संरचना को आपको बताना है कैसा होता है, और भ्रूणपोष के कार्य जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है। फिर बीजाणु की संरचना को सचित्र समझाना है। नर मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी परागकण और बीजाणु, इसको आप लिख सकते हैं परागकण, इसको आप बोल सकते हैं बीजांड में अंतर, दोनों में अंतर। फिर भ्रूणपोष और भ्रूणपोष में अंतर। फिर क्वेश्चन आ सकता है सेब आभासी फल क्यों है, समझाइए। तो आप ये YouTube वीडियो को अच्छे से क्लिक करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में अपना नाम सेंड करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।